अगर एक बहुत ही शानदार बोर्ड रूम की कल्पना की जाए जहां एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने प्रेजेंटेशन चल रही है। कॉर्पोरेट दुनिया का बहुत ही आम नजारा है ये। बिल्कुल। और मान लेते हैं कि कंपनी का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण और करोड़ों रुपए का फैसला इस बात पर टिका है कि उस स्क्रीन पर दिख रहा डेटा आखिर क्या कह रहा है। दबाव बहुत ज्यादा होता है ऐसे समय पर। बहुत ज्यादा। और उस स्क्रीन पर जो ग्राफ है उसमें मतलब 12 अलग अलग चमकीले रंग हैं, 3D में उछलते हुए कुछ बार्स हैं, चारों तरफ ग्रिड लाइंस का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। सुनकर ही आंखों में चुभन होने लगी है ना? और सबसे ऊपर एक ऐसा शीर्षक लिखा है जिसे समझने के लिए शायद डिक्शनरी खोलनी पड़े। कमरे में बैठे सभी लोग बहुत गंभीरता से सिर हिला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्हें सब समझ आ रहा है। लेकिन सच तो कुछ और ही होता है। एकदम सही। असलियत ये होती है कि किसी को भनक तक नहीं होती कि वो चार्ट वास्तव में कंपनी के डूबने का साफ संकेत दे रहा है। हाँ, और ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो खतरनाक स्थिति है। जब डेटा को बहुत ज्यादा सजाने या जटिल बनाने की कोशिश की जाती है तो असली संदेश उस सजावट के नीचे ही कहीं दबकर दम तोड़ देता है। और यही वो समस्या है जिसे आज का ये गहन विश्लेषण सुलझाने जा रहा है। आज हम असाइनमेंट ऑन क्लिक कंपनी द्वारा प्रस्तुत पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स के एपिसोड 27 की स्रोत सामग्री पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जी, और स्रोत सामग्री बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। आज का मिशन बहुत ही स्पष्ट है कि कैसे इस जटिल, उबाऊ और नंबरों से भरे विशाल डेटा के ढेर को एक ऐसी साफ, आकर्षक और पठनीय कहानी में बदला जाए जिसे कोई भी इंसान बिना सिर खुजाए तुरंत समझ सके। ये बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, क्योंकि आज के दौर में जहां हर तरफ बस डेटा ही डेटा है, लेकिन किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने का समय, मतलब जो अटेंशन स्पैन है, वो घटकर कुछ ही सेकंड रह गया है। वहां डेटा विजुअलाइजेशन सिर्फ एक तकनीकी कौशल नहीं है, ये संवाद करने की एक कला है। ये बात बिल्कुल सटीक है। अक्सर ये गलतफहमी होती है कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर कुछ रंग बिरंगे ग्राफ या आकार उकेर देना है। लोग इसे सिर्फ एक डिजाइनिंग का काम मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि असली सफलता तब है जब वो ग्राफ बिना किसी डेटा एनालिस्ट के पास खड़े होकर समझाए अपनी कहानी खुद बयान कर सके। मतलब चार्ट को खुद अपनी वकालत करनी चाहिए। एकदम सही। अगर एक चार्ट को समझाने के लिए किसी इंसान को वहां मौजूद रहना पड़े तो वो विजुअलाइजेशन अपने मकसद में पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो चलिए उस पहली चीज से शुरुआत करते हैं जो किसी भी विजुअलाइजेशन में सबसे पहले दर्शकों के सामने आती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब कोई ग्राफ देखता है तो उसकी नजर सबसे पहले रंगों या उन आकृतियों पर जाती है। जो कि एक बहुत आम धारणा है। हाँ, लेकिन मनोविज्ञान ये बताता है कि इंसान की आंखें किसी भी ज्यामिति या आकार को समझने से पहले हमेशा शब्दों को पढ़ती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए इस चर्चा की सबसे तार्किक शुरुआत उन शब्दों से होनी चाहिए जो पूरे चार्ट को एक संदर्भ देते हैं, मतलब कि शीर्षक और लेबल। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है कि एक अच्छा शीर्षक किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह होता है। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है ना? ये पहले से ही मंच तैयार कर देता है कि आगे क्या देखने को मिलेगा। ट्रेलर वाली ये तुलना मुझे बहुत पसंद आई। एक अच्छा ट्रेलर पूरी फिल्म की कहानी नहीं बताता, लेकिन वो ये जरूर बता देता है कि फिल्म एक्शन है, कॉमेडी है या थ्रिलर। बिल्कुल, दर्शक को एक दिशा मिल जाती है। जी, इसी तरह शीर्षक को 10 शब्दों से कम रखा जाना चाहिए, उसे वर्णनात्मक होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो मुख्य निष्कर्ष पर केंद्रित होना चाहिए। मतलब उसमें कुछ एक्शन होना चाहिए। एकदम, उसमें एक्शन शब्दों यानी क्रियाओं का उपयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए सिर्फ ग्लोबल टेम्परेचर लिखने से कुछ साफ नहीं होता। ये तो बहुत ही साधारण सा शीर्षक हो गया। हाँ, इसकी जगह अगर एक्सप्लोरिंग ट्रेंड्स इन ग्लोबल टेम्परेचर लिखा जाए तो दर्शकों को एक दिशा मिलती है कि वे क्या खोजने वाले हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया में या अकादमिक स्तर पर यह माना जाता है कि आपकी भाषा जितनी जटिल होगी, आप उतने ही बड़े विशेषज्ञ लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। मतलब अगर ग्लोबल टेम्परेचर ट्रेंड्स की जगह स्पैशियो टेम्पोरल फ्लक्चुएशंस ऑफ थर्मल डायनामिक्स जैसा कुछ भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किया जाए तो क्या चार्ट बनाने वाला व्यक्ति अधिक प्रोफेशनल नहीं लगेगा? लोग ऐसा सोचते जरूर हैं। वही तो। क्या सरल भाषा का मतलब ये नहीं मान लिया जाएगा कि काम में गहराई नहीं है? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है इंसानी दिमाग के काम करने का तरीका।
संज्ञानात्मक विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? इंसान के दिमाग की जानकारी प्रोसेस करने की क्षमता सीमित होती है। जब जटिल और भारी भरकम तकनीकी शब्दावली या जार्गन का इस्तेमाल होता है तो दिमाग अपनी बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ उन शब्दों का मतलब डिकोड करने में खर्च कर देता है। मतलब असली डेटा तक पहुंचने से पहले ही दिमाग थक जाता है। बिल्कुल। जब तक देखने वाले का दिमाग उन भारी शब्दों का अर्थ समझता है, तब तक डेटा में छिपी असली कहानी से उसका ध्यान पूरी तरह हट चुका होता है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है ना? जटिल भाषा विषय से जोड़ती नहीं बल्कि एक दीवार खड़ी कर देती है। ज्ञान और विशेषज्ञता तभी मूल्यवान है जब उसे आसानी से समझा जा सके। स्रोत सामग्री भी इस पर बहुत जोर देती है। जी, स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि लेबल एकदम सरल होने चाहिए, बिना किसी भ्रमित करने वाले एक्रोनिम्स के। उन्हें रणनीतिक रूप से डेटा के बिल्कुल करीब रखा जाना चाहिए, ताकि आंखें स्क्रीन पर यहाँ वहाँ न भटके। एकदम सही। इसके अलावा पूरे चार्ट में एक ही फॉन्ट स्टाइल और रंग का लगातार उपयोग होना चाहिए। ये एक रूपता चार्ट को जो पेशेवर लुक देती है, वो किसी भारी भरकम शब्दावली से कभी नहीं आ सकता। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब अगर ट्रेलर की भाषा ही समझ ना आए तो फिल्म देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अब मान लेते हैं कि एक बेहतरीन शीर्षक ने ध्यान खींच लिया है और सरल लेबल्स ने संदर्भ भी दे दिया है। इसके बाद जब नजरें असल रंगों और आकारों पर पड़ती हैं, तब अगली चुनौती शुरू होती है। यानी रीडेबिलिटी की चुनौती। हाँ, हम बात कर रहे हैं रीडेबिलिटी और सही चार्ट के चुनाव की। स्रोत के अनुसार डेटा के स्वरूप के आधार पर सही चार्ट चुनना बहुत जरूरी है। जी, हर डेटा हर चार्ट पर फिट नहीं बैठता। जैसे अगर समय के साथ किसी ट्रेंड को दिखाना है, मान लीजिए पिछले 10 सालों में शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, तो लाइन चार्ट सबसे बेहतर हैं। क्योंकि वो एक निरंतरता दिखाते हैं। बिल्कुल। और अगर अलग अलग श्रेणियों की तुलना करनी है, जैसे कि 4 अलग अलग शहरों में कारों की बिक्री, तो बार चार्ट का उपयोग होना चाहिए। सही कहा। और अगर किसी पूरी चीज के अलग अलग हिस्सों या अनुपात को दिखाना है, तो पाई चार्ट का इस्तेमाल होता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? ये एक अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, अगर एक डेटा एनालिस्ट के पास अनगिनत रंगों और चार्ट्स का विकल्प है, तो वो खुद को इन नियमों में सीमित क्यों करे? अक्सर लोग यही गलती करते हैं। हाँ, बहुत सारे चमकीले रंग एक चार्ट को अधिक आकर्षक और ध्यान खींचने वाला बना सकते हैं। क्या सादा चार्ट उबाऊ नहीं लगेगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझ में आता है कि ध्यान खींचना और बात को समझाना दोनों अलग-अलग चीजें हैं। ये बात तो है। एक सड़क पर बजने वाला बहुत तेज हॉर्न ध्यान जरूर खींचता है, लेकिन वो कोई जानकारी नहीं देता, सिर्फ चिड़चिड़ापन देता है। अरे वाह, ये उदाहरण तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे रंग विजुअलाइजेशन में बिल्कुल उसी तेज हॉर्न की तरह काम करते हैं। मानव विकास के दौरान हमारा दिमाग रंगों के बीच अंतर पहचानने के लिए प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, तो ये जीव विज्ञान से भी जुड़ा है? बिल्कुल। इसलिए चार्ट में मौजूद हर नया रंग दिमाग के लिए एक नया नियम सीखने जैसा होता है। अगर एक चार्ट में 10 रंग हैं, तो दर्शकों को बार बार लेजेंड की तरफ देखना पड़ेगा, ये याद करने के लिए कि कौन सा रंग किस चीज को दर्शा रहा है। यानी वो चार्ट देखने के बजाय एक मेमोरी टेस्ट बन जाता है। सही कहा। इसीलिए स्रोत सामग्री सीमित कलर पैलेट के उपयोग पर जोर देती है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कलर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में। जी, दुनिया में बहुत से लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। अगर सिर्फ रंगों के भरोसे जानकारी दी जा रही है तो वो जानकारी उन तक नहीं पहुंचेगी। ये तो एक बड़े दर्शक वर्ग को बाहर कर देने जैसा है। एकदम। इसीलिए उच्च कंट्रास्ट और स्पष्ट फॉन्ट सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि डेटा हर दर्शक के लिए सुलभ हो। सादगी उबाऊ नहीं है, ये समझ को आसान बनाती है। इसी संदर्भ में स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट का जिक्र है। क्या है वो? सफेद जगह या व्हाइट स्पेस का उपयोग। हाँ, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। व्हाइट स्पेस का मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन पर जगह बर्बाद की जा रही है, बल्कि ये विजुअलाइजेशन को सांस लेने की जगह देता है। बिल्कुल, ये बहुत ही काव्यात्मक तरीका है इसे देखने का। इस ऐसे समझा जा सकता है जैसे किसी बहुत ही प्रभावशाली भाषण में ठहराव या पॉज का महत्व होता है। एक वक्ता जो बिना रुके लगातार बोलता रहता है, उसकी बात कुछ देर बाद सिर्फ शोर लगने लगती है। लोग सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन एक अच्छा वक्ता एक महत्वपूर्ण बात कहने के बाद कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, ताकि सुनने वाले उस बात की गहराई को महसूस कर सकें। डिजाइन में सफेद जगह ठीक उसी ठहराव का काम करती है।
उदाहरण है, वो सफेद जगह ही है जो मुख्य डेटा को उभर कर सामने आने का मौका देती है। अगर हर खाली जगह को किसी न किसी लोगो, ग्रिड लाइन या डिजाइन से भर दिया जाए तो वो दमघोटू हो जाता है। तो अब हमारे पास एक ऐसा चार्ट है जिसका शीर्षक स्पष्ट है, जिसने सही चार्ट प्रकार का उपयोग किया है और जिसमें रंगों का सही संतुलन और पर्याप्त सफेद जगह है। तकनीकी रूप से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट चार्ट है। लेकिन क्या ये काफी है? स्रोत सामग्री के अगले हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है, कथा वाचन या स्टोरी टेलिंग। बिल्कुल। एक चार्ट जो पढ़ने में आसान है वो तब तक अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता जब तक कि वो एक अर्थपूर्ण कहानी न बताए। लेकिन यहां मुझे थोड़ी उलझन होती है। कैसी उलझन? विजुअलाइजेशन में भावनाएं कैसे लाई जा सकती हैं? डेटा तो पूरी तरह से तर्क, नंबर और ठंडे गणित पर आधारित होता है। गणित में भावनाओं या कहानी के लिए जगह कहां से आ गई? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। जब हम कहानी शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कोई मनगढ़ंत बात बनानी है या डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ करनी है। हाँ, वही तो। डेटा एनालिस्ट तो फिक्शन राइटर नहीं होता। एकदम सही। लेकिन डेटा स्टोरी टेलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है डेटा के क्यों को स्पष्ट करना। डेटा हमें बताता है कि क्या हुआ, कहानी हमें बताती है कि वो क्यों हुआ और उसका प्रभाव क्या पड़ा। इसे किसी उदाहरण से समझते हैं तो शायद ज्यादा स्पष्ट होगा। मान लीजिए एक लाइन चार्ट है जो किसी कंपनी के उत्पादन को दिखा रहा है। एक जगह पर वो लाइन अचानक बहुत तेजी से नीचे गिरती है और फिर कुछ महीनों बाद वापस ऊपर उठती है। ठीक है, एक सामान्य ग्राफ है। अगर सिर्फ गणित के नजरिए से देखें तो ये बस एक वी शेप का कर्व है, एक ढलान और एक चढ़ाई। लेकिन कहानी तब शुरू होती है जब आप उस ढलान के सबसे निचले बिंदु पर एक एनोटेशन या एक छोटा सा नोट जोड़ते हैं। अच्छा, तो एनोटेशन वो पुल है जो नंबर को असल दुनिया से जोड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो एनोटेशन दर्शकों की उंगली पकड़कर उनका मार्गदर्शन करता है। उस गिरती हुई लाइन पर लिखा हो सकता है कि वैश्विक महामारी के कारण सप्लाई चेन टूटी और फैक्ट्रियां बंद हुईं। अचानक से वो ग्राफ बोल उठता है। जी, अचानक वो केवल एक लाइन नहीं रह जाती, वो चार्ट देखने वाले के दिमाग में उन दिनों की यादें ताज़ा कर देती है, जैसे लॉजिस्टिक का रुक जाना, कर्मचारियों की नौकरियां जाना, कंपनी का संकट में आना। ये तो बहुत ही गहरा प्रभाव है। जब नंबरों को वास्तविक दुनिया के प्रभावों और मानवीय अनुभवों से जोड़ा जाता है तब वो भावनात्मक रूप से आकर्षक बनता है। ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। मतलब डेटा सिर्फ एक कंकाल की तरह नहीं है जिस पर मांस चढ़ाना है, बल्कि डेटा एक तरह से शीट म्यूजिक की तरह है। म्यूजिक वाली बात कैसे? जैसे कागज पर छपे संगीत के नोट्स अपने आप में कोई आवाज नहीं करते। स्टोरी टेलिंग वो कला है जो उन नोट्स को किसी साज पर बजाती है ताकि सुनने वाला उस संगीत को महसूस कर सके, उसमें छिपी भावना को समझ सके। ये एनालॉजी स्थिति को बिल्कुल सटीक रूप से बयां करती है। बिना कहानी के डेटा सिर्फ स्याही के निशान है। तो अब कहानी भी बन रही है, साज पर संगीत भी बजने लगा है। लेकिन यहाँ बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अक्सर लोग इस कहानी को और अधिक रोमांचक बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। हम बात कर रहे हैं स्पष्टता के सबसे बड़े दुश्मन की, यानी अव्यवस्था या क्लटर और 3D प्रभाव। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। स्रोत सामग्री इस मामले में बहुत ही सख्त है। इसमें गैर जरूरी तत्वों को हटाने पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आजकल 3D ग्राफिक्स हर जगह हैं। जी, सिनेमा से लेकर वीडियो गेम्स तक। हाँ, 3D चार्ट्स देखने में बहुत आधुनिक, डायनामिक और हाईटेक लगते हैं। 2D चार्ट्स थोड़े पुराने जमाने के नहीं लगते। तो क्या डेटा विजुअलाइजेशन में 3D का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हम डेटा को केवल सुंदर दिखाने के लिए उसकी सच्चाई से समझौता कर सकते हैं? सच्चाई से समझौता, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। विजुअलाइजेशन का मुख्य लक्ष्य सच्चाई दिखाना है, न कि सिर्फ आंखों को लुभाना। स्रोत सामग्री साफ तौर पर चेतावनी देती है कि 3D प्रभाव डेटा को विकृत करते हैं। ये विकृत करने वाली बात कैसे काम करती है? इसे एक दृश्य भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन के रूप में समझें। कंप्यूटर या प्रेजेंटेशन की स्क्रीन असल में 2D होती है, मतलब एक चपटी सतह। बिल्कुल। जब सॉफ्टवेयर उस चपटी सतह पर किसी चीज को 3D दिखाने की कोशिश करता है तो वो पर्सपेक्टिव या नजरिया बदल देता है। अच्छा। जो हिस्सा स्क्रीन पर आगे की तरफ 3D में उभरा हुआ दिखाया जाता है वो इंसानी आंख को अपनी असल वैल्यू से बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है, और जो हिस्सा पीछे की तरफ होता है वो छोटा दिखता है।
हाँ, मैंने ऐसे 3D पाई चार्ट्स देखे हैं जहां सामने वाला टुकड़ा पीछे वाले टुकड़े से बहुत बड़ा लगता है जबकि दोनों का प्रतिशत बिल्कुल बराबर होता है। बिल्कुल। और यहीं पर विजुअलाइजेशन फेल हो जाता है, क्योंकि इंसान का दिमाग 3D आकारों के आयतन या क्षेत्रफल का सही अंदाजा लगाने में बहुत कमजोर होता है। ये तो विज्ञान का तथ्य है। जी, हम लंबाई को तो आसानी से माप लेते हैं, लेकिन गहराई को देखकर सही प्रतिशत नहीं बता सकते। इसीलिए 3D का इस्तेमाल देखने वालों को अनजाने में धोखा देने जैसा है। ये तो कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। इसीलिए हमेशा 2D प्रतिनिधित्व का ही इस्तेमाल करना चाहिए। यानी हमें सिंप्लीफाई टू एम्पलीफाई के सिद्धांत पर चलना चाहिए, मतलब प्रभाव बढ़ाने के लिए चीजों को सरल बनाना। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किए हैं आपने। ग्रिड लाइंस का उपयोग कम से कम होना चाहिए क्योंकि बहुत अधिक लाइनें आंखों को थका देती हैं और डेटा के पीछे छिप जाती हैं। और लेजेंड्स को भी सरल बनाना चाहिए। लेजेंड के बीच पिंग पोंग की तरह नजरें ना दौड़ानी पड़े। बिल्कुल। विजुअलाइजेशन में से हर उस पिक्सल को हटा देना चाहिए जो डेटा को समझने में मदद नहीं कर रहा है। इसे डेटा इंक रेशियो भी कहते हैं शायद। जी, जितनी कम अनावश्यक चीजें होंगी, मुख्य संदेश उतना ही शक्तिशाली और पारदर्शी होकर सामने आएगा। यह एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक समझ है। अगर इन सभी बातों को एक सूत्र में पिरोया जाए तो आज के इस असाइनमेंट ऑन क्लिक के पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस कोर्स के इस हिस्से का सारांश यही है कि प्रभावी डेटा विजुअलाइजेशन केवल कोई विज्ञान नहीं है और न ही ये केवल कला। ये इन दोनों का एक बेहतरीन और नाजुक संतुलन है। सही कहा। विज्ञान ये तय करता है कि जो डेटा प्रस्तुत किया जा रहा है वो गणितीय रूप से सटीक और सच्चा हो, उसमें कोई हेर फेर ना हो। और कला ये तय करती है कि वो सच्चा डेटा लोगों तक इस तरह पहुंचे कि वे उसे न सिर्फ समझें बल्कि उसे महसूस करें। बिल्कुल। मुख्य लक्ष्य हमेशा स्पष्टता होना चाहिए ताकि जटिल डेटा केवल देखने के लिए ना रहे बल्कि उस पर कोई ठोस कदम उठाया जा सके। जी, जिसे हम एक्शनेबल कहते हैं। स्पष्ट शीर्षक जो ट्रेलर का काम करें, सटीक लेबल जो कॉग्निटिव लोड कम करें, 3D जैसे विकर्षणों से मुक्ति और एनोटेशन के जरिए एक मजबूत मानवीय कहानी। यही वे तत्व हैं जो नंबरों के एक मृत ढेर को एक जीवित और शक्तिशाली संदेश में बदलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से समेटा है इसे। इस पूरे चर्चा ने सच में डेटा को देखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले इन सभी स्रोत सामग्रियों पर विचार करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। अच्छा, वो विचार क्या है? एक ऐसा विचार जिस पर शायद हर उस पेशेवर को सोचना चाहिए जो डेटा के इर्द गिर्द अपना जीवन बिताता है। विचार ये है कि यदि किसी भी चार्ट को समझाने के लिए एक लंबे पैराग्राफ या किसी व्यक्ति को खड़े होकर लगातार बोलने की आवश्यकता पड़ रही है, तो क्या वो वास्तव में एक विजुअलाइजेशन है या सिर्फ रंगों से बनी एक और जटिल पहेली बनकर रह गया है? बिल्कुल। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला है, एक AI टूल आज 1 सेकंड से भी कम समय में हजारों रंगों वाले एकदम सटीक 2D या 3D हर तरह के जटिल ग्राफ बना सकता है। मशीनें नियम जानती हैं। ये सच है, तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन क्या वो मशीन जानती है कि उस ग्राफ में जो एक लाइन नीचे गिर रही है उसका मतलब एक शहर में फैल रही बीमारी है? शायद नहीं। या उसका मतलब किसी छोटे व्यापार का बंद होना है? क्या डेटा के पीछे की मानवीय कहानियों को जोड़ने की ये कला, उस डेटा में इंसानी धड़कन को महसूस करने की क्षमता, भविष्य में इंसानों का सबसे बड़ा और शायद एकमात्र अपूरणीय कौशल नहीं बन जाएगी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। मशीनें बेजान नंबरों को चार्ट में बदल सकती हैं, ये उनका विज्ञान है। लेकिन उन नंबरों का इंसानी जिंदगी पर क्या असर होता है, उस असर को कहानी के रूप में पिरोकर एक दूसरे इंसान को समझाना, ये कला हमेशा इंसानों के पास ही रहेगी। बिल्कुल। इसलिए सुनने वालों के लिए ये एक सुझाव है कि अगली बार जब आपके सामने कोई चार्ट आए, चाहे वो किसी मीटिंग में हो या किसी न्यूज रिपोर्ट में, तो सिर्फ उन ज्यामितीय आकृतियों और रंगों को मत देखिएगा, बल्कि उसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। उस सफेद जगह में ठहराव को महसूस कीजिएगा और ये ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि वो चार्ट असल में कौन सी मानवीय कहानी कहने की कोशिश कर रहा है। इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यही विराम देते हैं। ज्ञान के सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।